हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बैगास। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं D+B द्वारा जितने भी पेपर हुए थे जून में 10, 11, 12 के पेपर हम लोगों ने कर लिए। जो भी 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख में जो पेपर हुए थे, फिर हम एकदम से जंप कर गए कहाँ, 22 जून का पेपर हमने ले लिया। जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं कि जो 10 जून को पेपर हुआ था और 22 जून को पेपर हुआ था उसमें बोर्ड के द्वारा क्या बदलाव किए गए। ठीक है, तो बोर्ड के द्वारा क्या बदलाव किए गए, तो बदलाव सबसे पहला क्या लगा। देखो, अगर हम बात करते हैं लेवल के आधार पर, पेपर के लेवल क्या, तो पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं बदला। जैसा 10 तारीख में इजी टू मॉडरेट था, वैसा ही 22 तारीख में इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल रहा। दूसरी बात, दूसरी चीज़ में क्या बदलाव आया, थोड़ा सा बस बदलाव ये कह सकते हैं आप लोग, जो चैप्टर्स हमारे स्टार्टिंग में नहीं पूछे गए, जो स्टार्टिंग के पेपर में नहीं पूछे गए और लास्ट की शिफ्टों में या फिर लास्ट के पेपरों में पूछे जाने लगे। समझ रहे हो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, क्या नाम है आपका, पेपर कौन सा था, हाँ 22 का पेपर था, 22 जून वाला जो पेपर था उसमें और 10 जून या 11 जून या 12 जून के पेपर में क्या डिफरेंस मिला कि पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्टिंग में इतना नहीं पूछा गया था और लास्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, कैलकुलेशन के जो होते हैं बोर्ड मास पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ये पूछे गए हैं, जबकि स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछे गए हैं, ठीक ठीक क्वेश्चन भी पूछ लिए गए टाइम एंड डिस्टेंस से, तो 22 तारीख में। तो ये थोड़े मोड़े चैप्टरों से कुछ बदलाव देखे गए हैं, बस इतना ही बदलाव है, पेपर के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी आज ये 20 तारीख का पेपर है, 20 जून को जो पेपर हुआ था वो हैगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या बदलाव है। समझ रहे हो। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें भी कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो पहले नहीं पूछे गए और 20 जून को पूछ लिए गए। बात क्लियर है। तो चलते हैं, बाकी किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जाके टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ले लो। और जिस सीक्वेंस में पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं उसी सीक्वेंस में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, सीधे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड मास। देखो, बोर्ड मास का मतलब एक्चुअल में होता है वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम होता है, वेन्यू, CULUM, वेनिकुलम। ठीक है, बी का मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई भी ब्रैकेट होगा सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे हम, फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ या हिंदी में कहें तो का, जहाँ भी का होगा क्वेश्चन में उसको सॉल्व करेंगे। का के बाद डिवाइड देखेंगे हम, और डिवाइड के बाद हम देखेंगे ऐड, ऐड नहीं मल्टीप्लाई हो गया ना, एम से मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड हो गया, एस से क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा फुल फॉर्म हो गई किसकी, वी बोर्ड मास की। एक्चुअल में वी बोर्ड मास होता है। अब देखो वेनिकुलम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 डिवाइड बाय 2 और आप कह दो 5 मल्टीप्लाई 7 और क्या ले लें हम, -2, इस तरीके से ले लो, ये वैल्यू आ गई। और इसके ऊपर मैंने ये लाइन खींच दी, इसे ही क्या कहते हैं, वेनिकुलम कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को वेनिकुलम कहते हैं। जिस संख्या के ऊपर ये लाइन आ जाएगी ना, अब हमें डिवाइड से मतलब नहीं है, हमें मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है, सबसे पहले सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। आप बात समझ रहे हो। तो ये मतलब होता है किसका, वेनिकुलम का। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखा है आप लोगों को 1/8, 1/8 ऑफ, तो सबसे पहले तो हम ऑफ को ही सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ से गया तो ये आ गया 11, बात सही है। 11 और प्लस 121 है ना, 121 और अच्छा डिवाइड है ना, डिवाइड को पहले देख लेते हैं एक बार अभी। 133 प्लस का साइन है, 133 नहीं माइनस का 133 हैगा, या साइन माइनस का लगा लो बस। ठीक है, और ये हैगा आपका प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से 2 दूनी 4 कर दो। ठीक है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 22 और 10 32 हो गया ना। ठीक है, 32 और 32 और 2 34, तो इसको सीधा 34 लिख लें यहाँ पर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आ गया वो कितना आया, 1 आ गया। बस एक ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इससे जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको दे दी। हो सकता है आगे क्वेश्चन को मॉडिफाई करे और जो बार जो मैंने अभी हटाया था उस पर आधारित पूछ ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है, 18 से कटने वाली। तो 18 से कटने वाली कौन सी संख्या हो सकती है, देखो 6 और 28 की। बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो हमें काटना है किससे, 18 से।
18 का भाजकता नियम पता है क्या? नहीं पता ना, तो एक काम करो 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 9 और 2, 9 और 2 में क्यों तोड़ा? क्योंकि देखो ऐसी संख्या में तोड़ लो जिसके आपको भाजकता नियम पता हो, डिविजिबिलिटी रूल पता हो आपको। 9 और 2 का पता है। 2 का क्या होता है? 2 का भाजकता नियम कहता है कि इकाई अंक मतलब कि ये इकाई अंक है। इकाई अंक अगर 2 से कटता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। इसका मतलब हो गया संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसका सिर्फ ये लास्ट डिजिट अगर 2 से कटता है तो संख्या पूरी 2 से कटेगी ही कटेगी। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ तो सबके इकाई अंक कट रहे हैं, तो इसका मतलब 2 का तो कोई रोल रहा ही नहीं अब यहाँ पर। अब बात होगी तो सिर्फ 9 की बात होगी, ठीक है। और 9 का भाजकता नियम क्या कहता है? 9 का भाजकता नियम कहता है कि डिजिट का सम अगर जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 729, ठीक है, तो 7 और 2 9, 9 9 18, 18 आ गया। 18 9 से कटता है तो बात क्लियर है, वो कट जाएगा, ठीक है। या फिर 18 को और लिखे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और 8 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो भी 9 से कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि संख्याओं का सम, डिजिट का जो सम है उसका सम 9 से कटता है, तो इसका मतलब है संख्या भी 9 से कटेगी ही कटेगी। बताओ इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? तो चलते हैं, आ जाओ। और साथ के साथ चलो मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि ये 9 आ गया ना, 9 इसको एकदम से हटा ही दो तुम, यहाँ से एकदम से हटा दो। 7 और 2 9, इसको भी हटा दो। इसका मतलब ये 9 से कटेगी। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। चलो आ जाओ यहाँ से, देखो 7 और 2 9 हो रहा है ना, 7 और 2 9। इसको अगर नहीं भी काउंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 9 बना और उसको हटा दिया, फिर उसको मत जोड़ो तुम। 6 3 9, तो इसका मतलब ये तो 9 से कट रही है। चलो आगे भी देख लेते हैं। देखो 9 यहाँ पर 9 आ गया, इसको हटा दो। इसका मतलब अभी तक तो ये 9 से कट रही थी, लेकिन 8 4 12, 12 4 16, 16 मतलब कि 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7, तो इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगी। 4 5 9, तो 4 5 9 का मतलब है कि 9 से कटेगा। 4 5 9, देखो इसको तो हटा दिया अभी। 4 5 9 ये 9 से कटेगा, लेकिन 8 3 11 ये नहीं कटेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? या तो आप ऐसे कर सकते हो कि सबको जोड़ लो, जैसे 4 5 9 9 3 12, 12 और 8 कितना होता है? 20। आप ऐसे जोड़ सकते थे। और मैंने कहा कि जहाँ 9 बन रहा है ना, तो 9 को हटाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को हटा दो, जहाँ भी 9 दिख रहा है वहाँ हटा दो, बची हुई संख्या को जोड़ लो। 8 3 11, तो ये भी 9 से नहीं कट रहा, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। और देखो 7 और 2 9, तो अब हम इसको नहीं भी काउंट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने का हमें। 8 4 12, 12 मतलब कि 12 9 से कटती है, नहीं कटती तो इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। तो संख्या हमारे पास सिर्फ यही आ गई 36 72, जो 9 से कटेगी। बताओ इतनी बात मेरी अब लोगों को क्लियर है? तो चलते हैं आगे। बाद बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए पूर्ण रूप से खुला हुआ है, ठीक है। जो भी आप लोगों का सजेशन हो, जो भी क्वेरी हो, कुछ ना समझ आता हो और कुछ ज़्यादा अच्छा समझ आता हो, तो उसके लिए आप अपने मन की बात कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 3 की, और देखते हैं नीचे दी गई तालिका में 7 दुकान द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। सी तथा डी द्वारा एक साथ बेची गई पुस्तकें, सी और डी द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या, ई तथा एफ द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या के बीच अंतर पूछा गया आपसे। तो सी और डी निकाल लेते हैं। सी और डी कितना है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा, सी की वैल्यू 50 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। सी की वैल्यू 50 है और डी की वैल्यू आप लोगों के पास 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 150, सी और डी। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं ई और एफ की। ई और एफ की बात कर लेते हैं। तो ई के पास कितना है? हमारे पास 64 और 110। ये है 64, ये है 110। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है हमारे पास 174। ये 174 हो रहा है, ये 150। इसमें डिफरेंस पूछा है आपसे, बस। तो डिफरेंस कितने का हो रहा है? 24 का अंतर है। इसमें से इसको माइनस करके डिफरेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बात रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। चलेंगे 4 की ओर। दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक? तो हाँ, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है आपसे? ठीक है। तो एक कक्षा में 34 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 लड़के जिनकी आयु x तथा 22 वर्ष है, ठीक है, कक्षा से निकल जाते हैं। यदि नई औसत आयु 21 वर्ष है तो कक्षा में बाहर निकले पहले लड़के की औसत आयु क्या होगी? देखो इसको करने के 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा कि कैसे जल्दी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। आ जाओ। देखो सबसे पहले तो क्या होता है,
34 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को शायद कल या परसों की क्लास में बताया था हम सम कैसे निकालते हैं। सम की बात करेंगे तो मैंने कहा कि सम निकालना है तो इसका मतलब एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, नंबर के साथ में, तो हमारे पास सम निकल के आ जाता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए ठीक है, अगर मैं दूसरी बात कहूँ आपसे कि अब लोग कहेंगे ये कैसे हो रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि क्या होता है एवरेज का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करके सम ही तो निकल रहा है यहाँ पर, तो यही तो फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ डायरेक्ट आपको लिखवा दिया है। कहाँ से निकला, यहीं से निकला है। तो ये उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सम कैसे निकालते हैं। चलिए, तो ये तो रही बात कॉन्सेप्ट की। आ जाओ, क्वेश्चन में कहता है कि 34 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। 34 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, इसका मतलब 34 मल्टीप्लाई 21 कर दें, सब निकल गया हमारे पास। ठीक है, x वर्ष तथा 22 वर्ष कक्षा से निकल जाते हैं, 2 लड़के निकल गए जिनकी औसत आयु 21 वर्ष है। अच्छा, यदि नई औसत आयु 21 वर्ष है, देखो 34 लड़के थे, 2 निकल गए तो 32 बचे, 32 की वजह से औसत आयु कितनी हो गई, 21 ही हो गई। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 चौक 84 हो रहा है, 21 से 3 कितना होता है, 21 से 63, 63 और 8 कितना होता है, 8 3 11 71 ना, 84, 21 से 63, 63 और 8 8 3 11 यही बनेगा, है ना। 21 दूनी 42 और ये बचा 21 से 63, 63 और हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास कितना हो गया, 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, 21 दूनी 42, 21 से 63, 63 और 4 कितना होता है 67, 67। अगर देखेंगे 28 मतलब कि 42, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई। देखो कितने लड़कों की आई है, तो आप लोग कहेंगे जी 2 लड़कों की निकल के आई है, कितनी 42, जिसमें से एक की उम्र तो 22 है ही, क्वेश्चन में दिया गया है, तो एक की उम्र 22 है, 42 में से एक की 22 है, तो दूसरे की कितनी बची, 20 बची, बस यही पूछा गया था आपसे 20। तो ये तो इसका तरीका हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया समझने का। अब आ जाओ हम डायरेक्ट कैसे करेंगे कि बिना, दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है 34 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो 34 लड़कों की औसत आयु तो 21 वर्ष हो गई, तो इसका मतलब प्रत्येक 21 का ऐसा रहा होगा, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, 2 लड़के चले गए, तो एक चीज़ बताना आप लोग, लड़के कितने बचे, 32। ठीक है, लेकिन एवरेज 21 का 21 ही है, एवरेज 21 का 21 है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 लड़के चले गए हैं जी, लेकिन एवरेज फिर भी कितनी है, 21 ही है। तो जो लड़के गए थे वो 21 वर्ष लेके गए होंगे ना, हमने ऐसा माना, तो टोटल हमारे हिसाब से तो 42 वर्ष गई होगी, हमारे हिसाब से तो 42 वर्ष गई होगी। लेकिन उसने कहा जो गए हैं उसमें से एक 22 का है, तो दूसरा हमें अपने आप पता चल गया कि 20 का होगा, क्यों, एवरेज तो हमें सेम करनी है, हमें लेके 42 आना था। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरे एक की एज कितनी निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, अब निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा समझ पा रहे हैं, कौन सा आपको ठीक लग रहा है। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1020 है और विक्रय मूल्य कितना दे रखा, 367.2 है ना। तो देखो वैसे तो आसान सा ही क्वेश्चन हैगा, कराना तो नहीं चाहिए, फिर भी करा देते हैं। ये पीपी है, प्रिंट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना है आपका, सेलिंग प्राइस दे दिया 367.2। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, ये प्रिंट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो आप ये बताओ मुझे कि इसे कितने के डिस्काउंट पर बेचा गया है। प्रिंट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, हाँ डिस्काउंट बताना है कि कितने का डिस्काउंट दिया गया है, कितने % का डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमने लिखा कितना 367, हम इसमें से माइनस कर देते हैं। देखो 1020 और 367.2 माइनस कर दिया, 0 आ गया, 8 आ गया, और ये 2 बचा। ठीक है, 11 5 हो गया। ठीक है, 9 6 हो गया। तो इसका मतलब जो डिस्काउंट दिया गया वो 652.8 का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, पीपी पर, तो ये हो गया हमारे पास 1020। बात क्लियर है, बस अब इन सबको हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हमें परसेंटेज निकालना है, तो इनटू में 100 करेंगे, तो दशमलव हटाते हैं तो जितनी संख्या होती है दशमलव के बाद उतने 0 आ जाते हैं। तो यहाँ 1 0 आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने। अब ये किससे कट रहा है, देखो 102 3 से जा सकता है, ऊपर वाले देख लेते हैं, 6 5 11 11 और 2 13 13
7, 6, 6 5 11, 2 13, 13 और 8 कितना होता है आप लोगों के पास? ये एक काम करो, 17 से काट लो क्योंकि 17 में कटेगा ये जहाँ तक है। 17 6 के 102 हो गया, 17 दूनी 64 हो गया है, 17 दूनी 34। इसको यार ना ऐसे ना करके, सबसे आसान है ऐसे करो, पहले इसको ऐसे काट लो। 51 कर दिया हमने, 2 से काटो, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 3, 2 और 6 और 4, ठीक है। और कैसे कटेगा? 3 से काट के देख लें। 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 कट रहा है। 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 2 एक साथ लिए इसलिए 0 आगे बीच में, ठीक है। 3 अठे 24, 3 अठे 24, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 17 से। 17 6 का 102 हो रहा है 6, 17 चौक 68 हो रहा है, तो इसका मतलब 64% आ गया, बात खत्म हो गई आपकी, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन कह सकते हैं कि कैलकुलेशन थी और बाकी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखो ये अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन किया है ना हम लोगों ने। अब यहाँ 36 से विभाज्य संख्या पूछी गई है, तो एक बार लिख लेते हैं 81 और 48, ठीक है। 90 और दूसरी कितनी है? 90 72 है ना, 90 72 हो गई, 42 96, 42 96, 5734, ठीक है। ये संख्या है। अब देखो 36 से काटनी है तो इसका मतलब इसको भी तोड़ लेते हैं, 9 और 4 में तोड़ लो, ठीक है। 4 का भाजकता नियम क्या कहता है हमसे? 4 का भाजकता नियम कहता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है तो वो संख्या 4 से कटेगी। तो देखो ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये संख्या अलग हो गई। अरे 34 को अगर 4 से काटते हैं तो कट रहा है क्या? तो आप लोग कहेंगे नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये तो संख्या कटेगी ही नहीं। जब ये 4 से नहीं कटेगी तो 9 से कैसे कटेगी? इसको तो यहीं अलग कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, देखो ये 4 से कट रही है, 4 से कट रही है, 4 से कट रही है, इसका मतलब 4 का रोल ही खत्म कर देते हैं। अब 4 का रोल ही खत्म कर देते हैं क्योंकि बची हुई तीनों संख्या 4 से कट रही है। अब 9 का देख लेते हैं कि 9 से कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो 9 का भाजक यानी हम अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या, अंकों का योग। तो जैसे 8 और 1 9, जहाँ 9 बन रहा है उसको हटा दो एकदम से। 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 1 और 3 9, 12 को ऐसे देख रहे हैं ना, 12 1 और 3, ठीक है। या 12 को 12 लिखना है, 12 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। देखो 9 7 और 2 9, तो इसका मतलब यहाँ बात बन गई, ठीक है ना। इसका मतलब सम कितना है? 9 है, तो इसका मतलब संख्या कट रही है। अब देखो इसको भी देख लो, जैसे 9 है, 9 हटा ही दो, एकदम हटा दो, ठीक है। और ये हो गया कितना? 4 2 6, 6 6 12, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये संख्या भी नहीं कटने वाली। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो भी है वो क्या होना चाहिए? सम 9 बनना चाहिए, बस। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्योंकि और देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 डायग्राम बेस है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा एक बार ऊपर से देख लें क्या। दिए गए चित्र आरेख में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा टेलीविजन और पेन के उत्पादन को दर्शाता है। ए द्वारा टेलीविजन का उत्पादन डी द्वारा पेन के उत्पादन का 50% है। कह रहा है कि ए द्वारा टेलीविजन का जो उत्पादन है बी के उत्पादन का 50% है क्या। दूसरी कहानी कही है इसने, कह रहा है ई द्वारा पेन की उत्पादन का एफ द्वारा टेलीविजन के उत्पादन का 2:1 है। तो देख लेते हैं कि कौन सा इसमें बताना है कि कौन सा ठीक है। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे इसने ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देख लेते हैं पहले कि पहले क्या दे रखी है स्टेटमेंट। ए द्वारा, अब देखो जो टेलीविज़न है वो सर्कल में दे रखी है आपको और फैन जो है वो रेक्टेंगल में दे रखे हैं, ध्यान रखना। ए, अब ए को देख लेते हैं, ए कहाँ पर है? ए हैगा ए में अगर बात करें फैन की, ए में फ़ैन जो हैंगे हमारे पास 70 हैं, लेकिन इसने पहले बात की टेलीविज़न की, तो आपका ए में टेलीविज़न आ जाएंगे 160। ए में जो टेलीविज़न हैंगे वो 160 हैं और ए में जो फ़ैन हैं वो आपको मिल जाएंगे कितने? फ़ैन की संख्या 70। देखो 0 से 0, तो ये रेशो जो आ गया 16 और 7 का रेशो आ गया। तो 16 7 का रेशो कहीं मैच कर रहा है क्या बताओ? उसने कहा कि 50% है, तो ये तो है नहीं 50%, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो इसकी गलत हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं जल्दी से। कह रहा है ई द्वारा फैन के उत्पादन का एफ द्वारा टेलीविज़न के उत्पादन का, तो ई द्वारा ई का देख लेते हैं कहाँ है। ई का क्या है? वो भी फ़ैन है ना, ई का है फ़ैन, तो फ़ैन की बात करेंगे तो रेक्टेंगल, तो ई का आ गया हमारे पास 100, ई का आ गया 100।
100 में भी क्या लिया है हम लोगों ने, फैन लिया है ना, फैन लिया है, ठीक है। एफ द्वारा, अब एफ का कितना आ गया हमारे पास, एफ द्वारा टेलीविज़न, एफ द्वारा टेलीविज़न, एफ का आ गया 20, ये आ गया 20। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने कहीं गलत कर दिया, ठीक है। टेलीविज़न का 50 आएगा, क्योंकि टेलीविज़न का 50 है, सर्कल वाला है ना, टेलीविज़न का 50 है, ये हो गया 50। बस इसका रेशो निकालेंगे तो 2:1 का रेशो आ जाएगा, तो इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट तो ठीक होती है, तो इसका मतलब दूसरा वाला ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है। तो ये रही बात हमारी पास किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। चलेंगे 8 की ओर। अब 8 फिर से एवरेज का आ गया। अब देखो इसमें एवरेज के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है। 28 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, और एक और संख्या को शामिल किया गया तथा नया औसत कितना हो गया, 79 हो गया, तो नई संख्या कितनी है, ठीक है। और इसको भी दो तरीके से कराता हूँ मैं आपको, कि 28 दे रखा है तो सम कैसे निकालेंगे, अभी भी बताया मैंने कि 28 की मल्टीप्लाई कितना दे रखा है आपको, 72। तो पहले तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। और क्या कहता है, यदि एक संख्या को शामिल किया गया तो इसका मतलब संख्या हो गई 29 हो गई, तो नया औसत कितना हो गया, 79 हो गया। तो नया औसत हो गया कितना, 79। बात क्लियर है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करो, इसकी कैलकुलेशन करो, यहाँ से जो एक नंबर आएगा वही आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। ऐसा करने पर भी आपका कितना आएगा, 275 आएगा जब आप लोग माइनस करेंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। दूसरी बात मैं इसको कैसे कराना चाहता हूँ, देखो जो आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है। अब देखो 28 है, 28 का तो 72 हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई कि 28 का औसत है 72। एक संख्या और आ गई 29, ठीक है, जिसके कारण एवरेज कितना हो गया, 79। तो एवरेज कितना बढ़ा है, तो आप लोग कहेंगे जी 8 बढ़ा है, 8 बढ़ा है ना। अब देखो एवरेज का मतलब है सबकी संख्याएं उसने 8-8 बढ़ा दी, तो इसका मतलब 29 लोग थे, 29 को इसने 8-8 बढ़ा दिया, तो यहाँ से हो गया 8 ने 72 का दो, 8 दूनी 16 होगा, ठीक है ना, ठीक है। देखो ये तो वो वाली वैल्यू आ गई जो इसने सबको बांटी है अपनी तरफ से, ठीक है। बाद बाकी इसका खुद का भी तो एवरेज रहा होगा कितना, 72। मुझे कुछ अपनापन नहीं आ रहा। 7 बढ़ेगी ना यहाँ पर, वो देखो ना, ये 7 बढ़ेगी ना, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर जल्दी से। 7 बढ़ी है ना, 72 से 79, तो 7 ने 63 का 3 आ गया, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होता है, 14 और 6 20 हो गया। अब इसमें 72 जोड़ देंगे, देखो 203 तो वह वाली वैल्यू, वो वाली वैल्यू हो गई जो कि उसने सबको बांट दी अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन उसका एवरेज भी तो 72 रहा होगा, ठीक है। तो 72 इसमें और जोड़ देंगे तो उसकी एज निकल के आ जाएगी, या जो भी वैल्यू थी वो निकल के आ जाएगी कितनी, 275। बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका आंसर। ये दूसरा तरीका हो गया, इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ी कम करनी पड़ी। बाद बाकी निर्भर करता है आपके ऊपर, जो आपको समझ आ रहा है उस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तो कर लिया ना हमने, 9 देखेंगे ना। एक बार देख लो, मैं 8 ही किया है ना लास्ट में भी, हाँ 8 किया है। तो देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि पहले वर्ष के ब्याज का 10% है, अच्छा, दूसरे वर्ष का है 20% और तीसरे वर्ष का दे रखा है कितना, 10%, तो राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 11,616 रुपये हो जाएगी। तो राशि पूछिए कि राशि क्या होगी। देखो मैं करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। देखो जनरली क्या होता है, हमारे पास रेट दे रखा है जैसे 10%, रेट 10% है, 10/100, 0 से 0 काट दी, तो इसका मतलब 1 रुपये क्या बन रहा है, 1/10 बना। ये 1 रुपये क्या है, ये CI है, किस पर, ये है 10 रुपये P। तो इसका मतलब 10 रुपये पर 1 रुपये जोड़ दो, तो इसका मतलब 11 रुपये तो हो गया हमारे पास अमाउंट, बोलो हाँ। और ये हो गया 10 रुपये हो गया क्या, प्रिंसिपल। बात समझ रहे हो ना। ब्याज में अगर हम अमाउंट कैसे बनाते हैं, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देते हैं, तो हमने अमाउंट बना दिया और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। बात क्लियर है। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आई है 11/10 आई है। इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे चलें, या फिर मैं दूसरी बात कहूँ तो ये निकला कहाँ से, मैं यही बता देता हूँ, 1 + R%/100। आप लोगों ने ये तो देखा होगा किताबों में, ठीक है। तो इसी से तो बना ये R%, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दी। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं और मैंने देखा कि कितना आया हमारे पास, ये आ गया 11/10। तो 11 की जो वैल्यू है वो अमाउंट की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यू है P की वैल्यू है, ठीक है। अगले उसमें जो रेट दे रखा है इसने 20% दे रखा, तो 20% को भी कन्वर्ट करेंगे तो 20 का मतलब होता है क्या, 1/5, 1/5। अब ये देखो हम डायरेक्ट करेंगे इसको 6/5, तो यहाँ लिखा हमने 6/5, इसको 5 कर लेना, ठीक है ना।
6/5, 6/5। अगले में आ गया फिर से 11/10 हो जाएगा, क्योंकि 10% दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाली तो अमाउंट बन गई ना, उसने कहा कि हो जाती है, तो कोई वैल्यू हो जाती है, इट मीन्स कि वो अमाउंट की ही बात कर रहा है। और अमाउंट कितना दे दिया आपको, कितना दे दिया, कहाँ गया, अरे कहाँ गया अमाउंट, हाँ 11,616, 11,616। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, चलो लो 11 एकम 11 आ गया, दो संख्या एक साथ लेंगे तो 0 आ जाएगी, 11×5 55, 11×6 66, 11 से फिर से काटा, 11 एकम 11, 11 निम्न 99 चला जाएगा ना। ठीक है, 11 99 चला गया, और आपके पास कितना बचा, 11, हाँ 99 गया ना हमारे पास, 11×99, हाँ 11×6 66 हो गया ना फिर पूरा। ठीक है, अब इससे काट लेते हैं, 6 एकम 6 6 36। ठीक है, तो 16×5 80, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 80 तो ये बना, 00 और आ गए, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 80 और 00 तो आएंगे, 8,000 बन जाएगा ना। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर होगा। हाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आप लोगों को, कई बार ऐसा होता है, ठीक है मुझसे ही हो जाता है कि ऑप्शन कुछ और हैं, आंसर मेरा कुछ और निकल गया। तो इसका मतलब सिर्फ आप इतना ही समझना कि यहाँ पीपीटी बनाते समय, पीडीएफ बनाते समय टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे ऑप्शन में। ठीक है, आंसर 99% ठीक निकलेगा, 1% हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में गलत कर दी हो, वो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो कभी भी ऐसे, जैसे लास्ट क्लास में कल की ही वीडियो में ऐसा हो गया मेरे से कि जो वैल्यू मैंने निकाली है क्वेश्चन नंबर 15 में, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली है वो ऑप्शन में थी नहीं, 7 9 समथिंग करके कुछ था। ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा माइंड मत करना। एक कमेंट भी आया था ऐसा ही कि मैच नहीं कर रहा, तो मैच नहीं कर रहा इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो छोटी मोटी गलती होती रहती है, उम्मीद करते हैं कि इनको आप झेलते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात, कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर DSSB का एग्जाम दे रहे हो आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, 90% चांस है, 10% है कि आगे नहीं आया, लेकिन 90%, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, बहुत दिनों से करा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन में, और जो पुराने विद्यार्थी हैं तो वीडियो को रोक लें और इसको करने की कोशिश करें, तो नए विद्यार्थी हैं वो सीख सकते हैं कि कैसे करते हैं हम इसे। तो देखो ये 7 है, देखो हम बात कर रहे हैं सीधा दशमलव से बाद की संख्या की। जैसे दशमलव से पहले संख्या को, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये तो पूरा 7 का 7 ही है तो इसको नहीं छेड़ना, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। तो देखेंगे कि कितनी संख्याओं के ऊपर हमारे पास बार दे रखा है, तो इसका मतलब आप लोग कहेंगे जी 2 संख्याओं के ऊपर बार है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 9 आते हैं, बात क्लियर है, चलिए ठीक है। और देखो अब यहाँ से ये बार हट चुका है, और बिना बार वाली संख्या, अच्छा एक बार लगाई लो, बिना बार वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में से माइनस होती है। मैंने क्या कहा, बिना बार वाली संख्या 2 है सिर्फ, 7 को नहीं लेंगे, जो दशमलव से इधर होगी, दशमलव से राइट में होगी उसको ही माइनस करना है, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से करेंगे तो 241/99। एक चीज़ का और ध्यान दिलाया तो मैं यहाँ पे कहना भूल गया, देखो बिना बार की संख्या के बदले हमें यहाँ 0 आता है। जैसे 2 है, एक संख्या थी तो 1 0, अगर 2 संख्या होती है तो 2 0, तो यहाँ पे इसको भी ठीक कर लेना, बात क्लियर है। तो 241/900 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 7 प्लस में, ये प्लस में रहेगा 241/990। अगर नहीं प्लस करना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली संख्या प्लस करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा जो 71 बना, नीचे कितना आ गया 9990। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पहले बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ऐसे, ठीक है, उन्हें भी देख सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा तो। बाद बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और लाइक करो भाई इसको, वीडियो को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया हमने अभी, 10 कराया ना, हाँ 11 की ओर चलेंगे और 11 को देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात कही गई है, एक बार डायग्राम को खुद से देखो जरा, पहले डायग्राम को खुद से देखो, कुछ समझ पा रहे हो क्या। कह रहा है कि BCFH द्वारा बेचे गए कुल ट्रकों की संख्या, इन 8 कंपनी द्वारा बेचे गए कुल ट्रकों की संख्या का कितना % कम है। ठीक है, तो देखो BCFH में तो B की बात कर रहे हैं हम, C की बात कर रहे हैं, F की बात कर रहे हैं और H की बात कर रहे हैं। BCFH, तो BCFH की बात कर रहे हैं, तो B की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से कितनी मिल रही है हमें, तो B की वैल्यू हमारे पास 27%। ठीक है, C की वैल्यू अगर देखें तो 18%। ठीक है, BCF की वैल्यू अगर देखी जाए यहाँ से तो आपकी 7% F की वैल्यू, और H की वैल्यू आएगी हमारे पास 14%।
अगर इन सबको जोड़ते हैं तो 21 21 और 8 कितना होता है 29, 10 39, 39 और 7 कितना होता है 46, 46 66, टोटल ये बन गया हमारे पास 66। ठीक है, और बाकी आप सबको जोड़ेंगे, टोटल 8 को और जोड़ोगे, कौन सा, इससे अलग। देखो सर्कल में पूरे में ना वैसे 100% का बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो कितने का बन रहा है 100% का बन रहा है। ये 66 और 100 में अंतर कितने का आएगा, एक बार लगा रहने दो उस क्वेश्चन को, 34% का अंतर है ना। देखो ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, समझ रहे हो। और आप लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 को देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया। ठीक है, इसको ध्यान से खुद से करने की कोशिश करो। कह रहा है कि 76 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर और 209 सेंटीमीटर लंबाई की लोहे की छड़ को 3 टुकड़ों में काटना है। ठीक है, टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। तो देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, एक रॉड है, उसको आपको बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। देखो कभी भी मैक्सिमम की बात करता है और बराबर बराबर बांटना है तो इसका मतलब उसका एचसीएफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो 76, 114 और 209, ठीक है, इन सब का क्या लेंगे हम, एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ ले लेते हैं। तो एचसीएफ लेने के दो तरीके, एक तो ऑप्शन से एचसीएफ उठा लो, अदरवाइज कैसे करेंगे, दो संख्या होगा एचसीएफ लेने के लिए। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है 144, तो 76 का 76 आ गया, 14 में से 6 गए, 8 बचे ना। ठीक है, और ये बचा 10, ये 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 76 को ले लेते हैं हम नीचे, इसका मतलब 76 दूनी 76, 38 दूनी 76, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो आया कितना आ गया, 38 आ गया। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 38 आ गया। अब 38 और इसको और देख लेते हैं कि इसका सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये जाएगा कितनी बार, 8 4 पंजे 20, तो लगभग 5 बार देख लें, 8 पंजे 40, 0, 5 दिया 15, 15 और 4, 15 4 19। ठीक है, तो आ गया 19। अब देखो इस वाली संख्या को नीचे उतार लो फिर से यहाँ पर, तो 19 दूनी 38, तो इसका मतलब जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए जब तक एचसीएफ नहीं होता। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, 19 आ गया। तो इसका मतलब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना निकाल दिया हमने, 19 निकाल दिया। तरीका देख सकते हैं, बाद बाकी ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो इसका मतलब 19 ही इसका क्या हो जाएगा, बराबर बराबर छड़ों को बांटा जाएगा। लेकिन साथ के साथ इसमें एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता था कि इसका नंबर भी पूछ सकता था। तो नंबर निकालने के लिए क्या करते, 19 चौक 76, 19 इस तरीके से काट देते, उनको जोड़ लेते, तो नंबर पूछता कि कितने टुकड़े बने हैं उस छड़ के, तो वो भी आप लोग निकाल सकते थे। तो मैंने दोनों बता दिया, आगे आपसे हो सकता है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 40% की वृद्धि 40% की वृद्धि से बढ़ती है। ठीक है, वर्तमान में 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो गई, 1,76,600 1,17,600 होगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ कैसे करेंगे इसको। देखो 40% बढ़ रही है ना, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे हम, 0 से 0 काट दिया, 2 ये 5 हो गया, तो इसका मतलब 5 से 7 5 में 2 बढ़ रही है, तो इसका मतलब 7 हो जाती है कहाँ से, 5 से। बात क्लियर है। ठीक है, फिर से 7 हो गई किस पे, 5 से। समझ रहे हो, 2 बार रखा गया कि 2 वर्ष दे रखे थे। तो ये 7 तो वो वाली हो गई जो हो जाती है, बात समझ पा रहे हैं। और पहले की वैल्यू कौन सी हो गई, 5 हो गई। तो ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू हमें जो दे रखी है क्वेश्चन में 1,16,000, ऐसे ही है ना। 1,16 कितनी है, 1,76। ठीक है, 1,11,11 आएगा ना यहाँ पे, 11,11 कर लो, 1,76,000 है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसको काट लो बस। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 7 से काटा, 7 एकम 7। ठीक है, और बचा हमारे पास कितना, 3 और 1 4, 7 6 42, 7 6 42 गया ना, 42 7 8 56। चलो ठीक है, ये आ गया। इसको काटा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ठीक है, 24 पंजे 120 मतलब 12 पंजे 60, मतलब कि कितना हो गया, लगभग हमारे पास आ जाएगा कितना, 60,000 अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स क्या, पूरा ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14।
14 में क्या दिया गया है देखो एक बार, देखो 14 क्या कहता है आप लोगों से, ए बी सी का औसत, ए बी सी डी का औसत कितना दे रखा है आपको, 30 दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 4 बराबर ये 30 दे रखा है, तो ये 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो एक्चुअल में ए बी सी डी की जो वैल्यू आ गई टोटल वो 120 आ गई यहाँ से। बात क्लियर है। चलिए, यदि ए तथा बी का औसत कितना दे रखा है, ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत तो 2 बराबर ये 10, ठीक है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया एक्चुअल में 20, तो यहाँ से 2 हट गया। बात इतनी तो क्लियर हो रही है ना। लो जी, अब एक चीज़ देखो, हमसे पूछा क्या गया है, ये आ गया 120 और ये आ गया हमारे पास 20, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं तो ए बी से ए बी जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सी और डी की वैल्यू हमारे पास बची 100। भाई हमने 120 में से 20 को माइनस कर दिया, ए बी सी डी में से ए बी को माइनस करेंगे तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, सी प्लस डी की वैल्यू बचेगी, 120 में से 20 माइनस किया तो 100 बचेगी। बात क्लियर है। अभी कितनी 2 संख्या है ना, तो 2 से भाग कर दो, अगर एक की वैल्यू निकालनी है तो उसने एवरेज ही तो पूछी है, एवरेज किसकी हो जाएगी, सी और डी की एवरेज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50 आ जाएगी। 2 से क्यों भाग किया पता चल रहा है ना, क्योंकि 2 संख्याएं थी, हमसे एवरेज पूछा है उसने, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, 50 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं कि क्या दिया गया आप लोगों को। हाँ, ये क्वेश्चन नया है भाई, ये पहले नहीं पूछा गया आपका, ठीक है। और अच्छा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियो को रोको, खुद से करने की कोशिश करो और फिर देखो कि आंसर नहीं आ रहा तो उसके बाद सॉल्यूशन देखना, है ना। आ जाओ, अब देखो, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। एक चीज़ देखना आप लोग, 5.15 मल्टीप्लाई 5.15, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए का स्क्वायर, भाई ए ही तो हैगा। और अगर बीच में प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। बात क्लियर है ना, मैं सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि जो दे रखी है हमें 1.5 दे रखी है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें 0.85 दे रखी है, ठीक है। और अगर बात करें हम, हाँ ठीक है, 2ab, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है कि 2ab सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही है कि a तो दिख गया आपको, इसकी वैल्यू तो दिख रही है आप लोगों को, समझ पा रहे हैं। तो 2, अब a की वैल्यू हमें दिख गई यहाँ, इसका मतलब ये b मल्टीप्लाई a ऐसे भी तो हो सकता है, बताओ, ऐसे भी तो हो सकता है। अब हो सकता है कि इसने b को यहाँ रख दिया हो, अब देखो b को यहाँ रखेंगे तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 17, 1.7, 85 दूनी 170 होता है ना, 170 मतलब कि एक अंक दशमलव के बाद भाई ये बनेगा एक्चुअल में, तो 85 दूनी 170 हो गया ना, 2 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे लगा दिया, तो देखो 1.7 ही तो बन रहा है। और क्वेश्चन में भी आपको इसकी जगह 1.7 लिख रखा है, तो देखा ना क्वेश्चन ने कैसा थोड़ा सा बदल दिया जिससे कि आसानी से आपको ना दिखे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू बन रही है। इतनी बात क्लियर है। तो हमें तो ऊपर पता चल गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू बन रही है, तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू को। बात सही है, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू और चेक कर लेते हैं। तो देखो नीचे वाली वैल्यू में भी कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab दिख रहा है आपको, और सेम यही चीज़ कर रखी है कि वहाँ पर क्या कर रखा है, अच्छा बी को ही ले रखा है, वहाँ पर भी बी को ही ले रखा है, सेम चीज़ कर रखी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने नीचे वाला सॉल्व नहीं कराया, जैसे ऊपर वाला सॉल्व हो रहा है डिट्टो नीचे वाला सॉल्व हो रहा है, बस अंतर है इस माइनस का, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू मुझे, मेरा मतलब है फॉर्मूला आप लोग को ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ आता होगा, ठीक है। बाद बाकी मैं लिखवा भी देता हूँ एक बार, लो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस आता है ध्यान रखना -2ab, ये फॉर्मूला होता है। बात क्लियर है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें ऐसे लिखना है और काट देना है, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बताओ ज़रा, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5.15, प्लस करेंगे कितना, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास दिस, ठीक है। जोड़ लो जल्दी से इसको, ये हो गया 6 हो गया ना, हाँ जी 6 हो गया। तो ऊपर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। और नीचे की वैल्यू देख लें, नीचे क्या करना है हमें, 10.36 में से माइनस करना है 7.36, तो यहाँ से जो बचेगा हमारे पास 3 आ गया। तो 3 का भी हम नीचे स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 हो गया,
तो ऊपर वाले 36 हो गई, हमने स्क्वायर भी तो करना है क्योंकि ए प्लस बी का, तो 6 निकली, 6 6 36 और इसका 3 3 9, ठीक है, तो 9 चौक 36 हो गया, 4 आ गया कट के। बात सही है, इतनी बात सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे मत करना आप कभी भी, सीधा देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, आंसर हमेशा 4 ही होता है। बात क्लियर है? तो आंसर भी आप याद रख सकते हैं, इतना करना ही नहीं था आपको एक्चुअल में, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको दे दिया। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की। चलेंगे 16 की ओर। बस फॉर्मूला याद रखना है कि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, तो आंसर विल बी, डिजिट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर 4 ही होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। कह रहा है एक विद्यालय की तीन कक्षाएं, प्रत्येक कक्षा में 22, 55 और 44 छात्र हैं। प्रत्येक कक्षा में इस तरह समूह में विभाजित किया जाए ताकि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। देखो अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही कराया है, समान हो तो SCF लेना है, मैंने ये भी बता दिया क्या करना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, और ईमानदारी के साथ सभी के सभी बताएंगे, ठीक है। तो चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब हट जाओ 16 को तो आप लोग करेंगे, मैं 17 बताता हूँ आपको, है ना। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए, जो मैंने 16 आपको अभी होमवर्क के लिए दिया ना, इससे पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन करा दिया है अभी, है ना। चलिए, यदि विषय P के लिए अधिकतम अंक 300 हैं तो P में D द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखो P में अधिकतम 300 है तो हमें दिख गया कि P में 300 दे रखे, तो P की वैल्यू अगर हम बात करें तो P में तो 300 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विषय P में D द्वारा, अब D में कितने हैं ये एक बार देख लेते हैं। D में जो है 120 मिले हैं, ठीक है। तो कह रहा है D में कितने लिए हैं इसने, अगर बात करें तो D में तो 120 लिए हैं ना, ठीक है। कह रहा है ये कितना परसेंट है, तो 120 जो है कितना परसेंट है किसका, 300 का, इनटू में 100 कर देंगे तो 2 0 से 2 0, इसको काटा तो कितना आ गया हमारे पास 40%, इट विल बी योर आंसर। बात क्लियर है। तो ये रही बात किसकी, 17 की। और चलते हैं अब हम 18 की ओर। देखो 18 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको भी मैं होमवर्क में देना चाहूँगा, बेहद आसान क्वेश्चन है इसलिए खुद ही करेंगे आप लोग, ठीक है। हम बात करेंगे 19 की अब, ठीक है। 19 देख लेते हैं। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपये है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है बस, ठीक है। 4800 रुपये है, अंकित मूल्य 4800 रुपये है, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है, ठीक है। देखो हुआ क्या, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप गए मार्केट से आपने कुर्सी ले ली 4800 रुपये जिसका प्रिंट प्राइस था, उस पर डिस्काउंट लिया आपने कितने का, 10% और 20% का आपने डिस्काउंट ले लिया, 2 डिस्काउंट ले लिए, ठीक है। चलो ले लेते हैं पहले। देखो डिस्काउंट का मतलब ये हो गया, आप लोगों को मैं कहूँ तो 100 की वस्तु थी, आपने पहले डिस्काउंट लिया कितने का, 10 का, तो इसका मतलब आपने 90 की ले ली। फिर उसके बाद भी आपने क्या कर दिया, आपका मन नहीं माना, आपने 20 का और डिस्काउंट ले लिया। तो इसका मतलब देखो परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। एक्चुअल में 100 की वैल्यू थी तो पहले इसका 90% निकाल देंगे, फिर इसके बाद ऐसे कर देंगे। बात तो यही है ना। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे तो लिख सकते हैं 90/100, 10% का लॉस हो रहा है, फिर 20% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 80/100। बात क्लियर है। अब इसको यहाँ से हटा दिया, हमें इसकी तो वैल्यू लेके आनी थी, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्यों, ये SP तो था। अरे आप लोग फिर से समझ लो अगर डाउट है तो। देखो मैंने कहा ये 100 है, 100 से ये क्या 90 में बेचा तो SP हो गया, फिर उसने कहा कि और डिस्काउंट दे दो, फिर से सेलिंग प्राइस ही बनेगा क्योंकि डिस्काउंट पे डिस्काउंट मांग रहा है, फिर 80 का मांगने लगा, तो सेलिंग प्राइस ही बना ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 2 0 से 2 0 ऐसे कैंसिल करो, 8 9 72, 48 की मल्टीप्लाई 72 के साथ कर देंगे, 72 दूनी 96 हो गया, 7 8 56 होता है, तो 6 आ गया, 7 चौक 28 होता है, 28 और 5 कितना होता है, 28 और 5 होता है 33, हाँ ठीक है। 6 9 6 15 34, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है, 3456।
3456। अब ये वैल्यू कौन सी आई है? ये उस दुकानदार ने ले ली। किसने? जो खरीदने गया था उसको मिली है। तो जब देखो, ये तो यहाँ पर तो एक सेल्समैन बैठा था, उसने उसको एक को दे दी, उसने इतने की ले ली, लेकिन उसके लिए तो ये सीपी है जो खरीद के लेके आया और आगे बेच रहा है, उसके लिए ये सीपी हो गया। ठीक है, अब ये आगे बेचना चाहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसने बेच कितने की दी। वह कुर्सी को बेचता है 3974 की। देखो इतने की लेके आया, आगे बेच दी 3974, 3456 और बेच रहा है 3974। 74 पॉइंट कितना, 4 ना? हाँ 74 है, 76 है। ठीक है, चलो कोई नहीं। या यहाँ पर वैसे इतने की तो बिक रहा है, वो इतने की तो खरीद के लेके आया था ना, उतने मतलब कॉस्ट प्राइस पड़ी है जो मार्केट से लेके आया, उसको तो उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और उसने बेच दी 3974 की, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 518 रुपये 4 पैसे या 40 पैसे जो भी हैगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया इतने का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट किस पे होगा? इस पे होगा। ठीक है, और इनटू में 100। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आपको जो भी आएगा वो 15% आएगा। कैलकुलेशन उम्मीद करता हूँ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0, बाकी काटोगे तो 15% आंसर आएगा। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। ठीक है क्या? हाँ, वैसे ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है पहले, हम लोगों ने रेट पूछा है इसमें। ठीक है, चलो इसे और देख लेते हैं जल्दी से। बाद बाकी कैसी लगी क्लास बताना आप लोग। देखो सी क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सी 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर एक कंपनी में 9,000 रुपये का निवेश करता है, तो उसे 4395 रुपये 60 पैसे ब्याज के रूप में देती है। ब्याज की वार्षिक देय क्या होगी? सी ने अपनी धनराशि निवेश की थी। वार्षिक ब्याज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेट निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो एक तो आप लोग डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल। अभी मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है ये भी, है ना। अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अगर 2 वर्ष दे रखा है तो इसका मतलब ये रूट में निकलेगी वैल्यू। ठीक है, अगर 3 वर्ष दे रखा है तो एक क्यूब रूट की निकलेगी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना पहले तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं अब, तो ये कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, और ये हो गया कितना? अच्छा ये पूरी हो गई ना, हमारे पास अमाउंट बन गया 13, 39 और 56। देखो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा ना। नीचे कितना दे रखा? प्रिंसिपल 9,000 हो गया, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया तो 9,000 का कितना? 90,000 हो गया। बस इसको काट लेते हैं, 3 से काटें, 3 एकम 3 है ना, 3 तिया 9 होता है ना, 3 तिया 9 हो गया, तो 4 0 का 4 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 5 15, 3 2 6। बात सही है। 3 से इसको काटा, 4 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 3 8 24, 2 3 8 24, 3 चौक 12। बात सही है। अब 4 से काट लो, 4 से काटा तो ये 25 आ गया, 100 00 यहाँ पर आ गया। अब ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कितना कट जाएगा। ऊपर जो 4 तिया 12 हो गया, 4 7 28 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब देखो ये जो आ गया हमारे पास कितना? 37 21 आ गया, और नीचे हमें दिख गया कि रूट बन गया 25 का, मतलब ये 2500 आ गया। तो यहाँ पर लिख लो 37 21 बटे में 2500, बटे में 2500। ये रूट वैल्यू है किसकी? ये 61 का है, और ये किसका है? 50 का है। ठीक है, देखो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ आज कि ये मैंने कैसे पता लगा लिया कि 61 का है। तो देखो इसको थोड़ा सा समझ लो यहाँ से। देखो एक किस किस के स्क्वायर में आता है? तो आप लोग कहेंगे एक 1 में आता है और एक आता है 9 में। बात सही है। एक 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक 9 के स्क्वायर में लास्ट में आता है। ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, पीछे से 2। देखो आप किसी का भी अंडर रूट वैल्यू निकाल लोगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, किसी का भी। ठीक है, पीछे से 2 अंक छोड़ दो। अब बचा हमारे पास 37। हमारे पास बचा कितना? 37। अब देखो 37 है ना। ठीक है, और ये अगर ऐसे ही मान लो, छोड़ो इसको, ऐसे मान लो मैंने कहा 1 और 9 के बीच आता है। देखो 1 का 1 हो गया, 9 में 81, 1 उसी के बीच में आएगा। पीछे से 2 अंकों को छोड़ दो। अब देखो ये बचा कितना? 37। 37 के नज़दीक, 37 के बराबर हो या फिर 37 से कम हो, स्क्वायर किसका बनेगा? तो आप लोग कहेंगे 6 6 36 का बनेगा। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई अपने से एक अगली संख्या से करेंगे, 6 7 42। सही है,
हो सकता है आपको अभी टफ लग रहा हो, लेकिन बेहद आसान है और बहुत कारगर चीज़ है ये चीज़, ठीक है। तो अब इस संख्या को कंपेयर करेंगे तो आप लोग को ये कहोगे कि जी ये तो 37 तो छोटा है, किससे, 42 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 के पीछे 1 आएगा, 6 के पीछे 1 आ गया। अगर ये 37 बड़ा होता इससे तो इसका मतलब 6 के पीछे कितना आता, 9 आता। तो यहाँ से इस कहानी को अब ख़त्म कर देते हैं। इस कहानी को ख़त्म कर दिया। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है किस पे, 50 पे, और इनटू में 100%, ठीक है, 50 दूनी, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 22%। इट विल बी योर आंसर। तो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।